नमस्कार दोस्तों। देश विदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेंद्र योगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो फैसला दिया है, अब दरअसल उसकी गाज, असली जो गाज है उसकी उन उद्योगपतियों पर गिरने वाली है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इस पूरे मामले का पर्दाफाश करके ये जो उद्योगपति हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए, चुनावी चंदा देने के लिए, अब उनका नंबर है। आप ये निश्चित मान के चलिए, मैं दावा कर रहा हूँ, मेरा ये राजनीतिक विश्लेषण है और राजनीतिक एक तरह से भविष्यवाणी कह लीजिए आप इसको, कि ये जो उद्योगपति हैं जिन्होंने चंदा दिया है वो अब किसी भी हालत में बच नहीं सकते, क्योंकि उनका हिसाब किताब राजनीतिक दल ही चुकता करेंगे। दरअसल जिस राजनीतिक दल को जितना चंदा मिला है और जिन दलों को चंदा कम मिला है, वो जब भी मौका मिलेगा वो उन उद्योगपतियों की बाह मरोड़ने में कसर बाकी नहीं रखेंगे। आप मान लीजिए कि किसी ने पश्चिम बंगाल का उद्योगपति है और उसने तृणमूल कांग्रेस को सर्वाधिक चंदा दिया है और उसी उद्योगपति ने भारतीय जनता पार्टी को कम चंदा दिया है, तो निश्चित तौर पर यह मान के चलिए कि जब भी मौका मिलेगा, और ख़ास तौर से लोकसभा चुनाव के बाद, और ये कार्रवाई इतनी धीरे धीरे होगी कि किसी को शोर शराबा नहीं हो, कोई अंदाज़ा नहीं हो, कोई ये नहीं कह सके ये राजनीतिक वैमनस्यता के कारण उद्योगपतियों के खिलाफ कोई भी सरकार कार्रवाई कर रही है। अब मान लीजिए कोई ऐसा उद्योगपति है जिसने बीजेपी को चंदा ज़्यादा दिया है और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को, चाहे वो डीएमके हो या तृणमूल हो या जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनको कम दिया है, लेकिन उनके उद्योग लगे हुए हैं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। तो आप ये मान के चलिए कि क्षेत्रीय दल वो इसका हिसाब, वो रंजिश रखते हुए इसका हिसाब जरूर चुकता करेंगे और इन उद्योगपतियों के खिलाफ कुछ ना कुछ तगड़ा काम किया जाएगा कि इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उद्योग तो चलाते हैं हमारे राज्य में और सर्वाधिक चंदा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो ये जो सारा खुलासा हुआ है, इसमें राजनीतिक दलों का नुकसान फायदा तो चाहे कुछ भी हुआ हो या नहीं हुआ हो, किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला है, लेकिन निश्चित तौर पर आप ये मान के चलें इसमें उद्योगपति वो जरूर चपेटे में आ गए हैं। दोस्तों, मैं एक बात और यहाँ आपको क्लियर कर दूँ। एक मज़ेदार बात ये है इस पूरे प्रकरण में, जब एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सारे आंकड़े, सारे दस्तावेज जो उनके पास मौजूद था वो सब दे दिए, सारे लिंक्स दे दिए खातों की, चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों की सारी जानकारियां दे दी और वो चुनाव आयोग ने उसको सार्वजनिक भी कर दिया। इससे बिल्कुल एक एक चंदा देने वाले की पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा आपको आराम से मिल सकता है। आप साइट पे भी देख सकते हैं और ये सारे अखबारों में छपा भी है। दरअसल जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो यही है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं, इनका किस हिसाब से किस उद्योगपति ने पसंद नापसंद के आधार पर दरअसल ये फैसला नहीं किया है। उनको पता है कि कौन सा दल कहाँ पर भारी है, किसकी सत्ता है, और उनको चूंकि अपना व्यापार चलाना, अपना बिजनेस करना है, इसलिए वो ऐसा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का धमाका कर देगा और उनके बारे में सारी जानकारी ओपन हो जाएगी। अब चूंकि सारी कंपनियों के नाम, सारे उद्योगपतियों के नाम सामने आ चुके हैं चंदा देने वालों के, तो इसलिए निश्चित तौर पर मान के चलिए कि राजनीतिक दल हिसाब किताब चुकता करने में पीछे नहीं रहेंगे। इसमें दोस्तों एक जो सर्वाधिक दिलचस्प और मज़ेदार बात यह है कि जो देश के बड़े औद्योगिक घराने हैं, जैसे रिलायंस है, अडानी, अंबानी, टाटा, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई चंदा नहीं देते। सरकार से जहाँ पर इनके उद्योग धंधे हैं, जहाँ इनके कारखाने हैं, जहाँ इनकी फैक्ट्रियाँ हैं, जिन भी राज्यों में, यदि वो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में है, तो निश्चित तौर पर ये जो केंद्र कहेगा वो उस हिसाब से उनको चंदा देना है। और जो रीजनल पार्टियाँ जहाँ पर सत्तारूढ़ हैं, चाहे वहाँ कांग्रेस हो, कांग्रेस तो रीजनल पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी है, लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस है, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस है और भी हिमाचल में कांग्रेस है, और जहाँ पर जैसे पंजाब में आप पार्टी है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, तमिलनाडु में डीएमके, ये जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, ये इनके जो बड़े उद्योगपति हैं
ये उनके वहाँ पर उद्योग हैं, उनके वहाँ पर बिजनेस चलते हैं, व्यापार चलते हैं। तो आप ये देखिए कि इनमें से किसी ने भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड नहीं खरीदे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत दूध के धुले हैं और ये बिल्कुल तटस्थ है और ये सब कुछ सारे काम कायदे कानून से करते हैं। चंदा तो दोस्तों इनको भी देना ही पड़ेगा, लेकिन चंदा इनको इस बात का दरअसल डाउट भी था कि चूंकि ये चंदा बैंक के माध्यम से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए दिया जा रहा है, तो हो सकता है कभी ना कभी कोई आरटीआई के जरिए या और भी कोई सूचना के अधिकार के अलावा जैसे कोर्ट के जरिए अब खुलासा हो ही गया है, तो इनका नाम सामने आ जाएगा। ये बड़े उद्योगपतियों ने बड़ी इस मामले में कहें कि चालाकी या समझदारी से काम किया कि इन्होंने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा नहीं दिया, क्योंकि इनको पता था कि इससे यदि भंडाफोड़ हो गया, खुलासा हो गया, तो उनका नाम भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो जो क्षेत्रीय दल हैं या सत्तारूढ़ राजनीतिक दल हैं, केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, वो निश्चित तौर पर उनको निशाने पर लेगी। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं इस देश में उद्योग चलाना आसान नहीं है, पहली बात तो यह है। और दूसरी बात, जो उद्योगपति हैं भी तो निश्चित तौर पर किसी न किसी करों की हेराफेरी में शामिल रहते हैं। तो जिन औद्योगिक घरानों ने या जिन कंपनियों ने या जिन उद्योगपतियों ने राजनीतिक दलों को चंदा दिया है, उनके रिकॉर्ड भी दागदार रहे हैं। उसमें गेमिंग ऐप वाली कंपनी है, सर्वाधिक उसी ने चंदा दिया है। तो इसमें जो सर्वाधिक चंदा मिला है, निश्चित तौर पर उसका सत्तारूढ़ होने का भाजपा को फायदा मिला है और भाजपा इसमें नंबर 1 है चंदा लेने में। दोस्तों आश्चर्य की बात यह है कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस नहीं है, दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है। क्योंकि बंगाल एक औद्योगिक राज्य है, आप जानते हैं वहाँ पर उद्योग धंधे काफ़ी अच्छी स्थिति में भी हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उद्योगपतियों पर यह दबाव रहा होगा। ये निश्चित तौर पर मान के चलिए कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को सर्वाधिक चंदा दिया है। तो दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। इसके अलावा फिर डीएमके और तमाम पार्टियां हैं। तो अब उद्योगपतियों के सामने सवाल ये है कि उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। तो दरअसल इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही था कि इसको किसी भी तरह से इसका खुलासा नहीं हो, ताकि उद्योगपतियों के सामने यह संकट पैदा नहीं हो। क्योंकि राजनीतिक दल जो है, क्षेत्रीय दल, जिनको चंदा नहीं मिला, मान लीजिए किसी भी उद्योगपति ने किसी राजनीतिक दल को चंदा बिल्कुल नहीं दिया, और हालांकि उन्होंने ये जो चंदे का हिसाब किताब है ये राजनीतिक हिसाब किताब के तहत ही दिया है कि उनको अंदाज़ा इस बात का है कि कौन सा दल राज्यों में सत्ता में वापस लौटेगा या केंद्र में कौन सा दल सरकार बनाएगा। तो उन्होंने पूरा चुनावी गणित के हिसाब किताब से लगाकर ये चंदा दिया है। लेकिन यदि खुदा न खास्ता आप ये देखिए, यदि किसी भी राज्य में कोई ऐसा दल चुनाव जीत कर आ जाता है जिसके बारे में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो, वैसे तो पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी उलटफेर हो सकता है। तो ऐसे राज्य में जहाँ पर जिस दल की बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती, वो दल यदि चुनाव जीत जाता है और उस दल को उसी राज्य में उद्योग चलाने वाले जो उद्योगपति हैं उन्होंने कोई चंदा नहीं दिया हो, तो आप सोच लीजिए कि उस उद्योगपति को क्या क्या झेलना पड़ेगा, उस उद्योगपति के खिलाफ क्या क्या नहीं होगा। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि आप ये निश्चित देख लीजिए कि उद्योगपतियों की खैर नहीं है। अब जिन्होंने कम या ज़्यादा चंदा दिया है, तो राजनीतिक दल इससे सवाल जरूर करेंगे कि हमारी उपेक्षा कैसे की है आपने, और आपने दूसरी पार्टी को ज़्यादा चंदा कैसे दिया है। या जिनको चंदा नहीं मिला है वो भी इस बात को लेकर बिल्कुल उद्योगपतियों को और जो जितने भी व्यापारी हैं जिन्होंने ये पूरा चुनावी बॉन्ड खरीदा है उनको बख्शेंगे दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ये आप इलेक्शन के दरअसल इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी कि इसका खुलासा नहीं हो, क्योंकि इसी वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला चला तो उन्होंने जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट टस से मस नहीं हो रहा है और इस मामले का खुलासा देने के लिए पूरी तरह से वो तत्पर है, वो हर हाल में इसका खुलासा मुख्य न्यायाधीश जो हैं वाई वी चंद्रचूड़, वो हर हालत में उन्होंने तय कर लिया कि इसका पारदर्शिता के तहत खुलासा होना चाहिए और देश के लोगों को जानने का हक है कि कौन सा लेन देन चुनावी हो रहा है। तो एसबीआई ने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन एसबीआई की दाल सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं गली। दरअसल एसबीआई चाहता ये था कि इसका यदि खुलासा करना भी है तो वो जून के बाद किया जाए। दोस्तों उसकी वजह क्या है, जून के तक का परमिशन टाइम एसबीआई इसलिए मांग रहा था क्योंकि तब तक चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। तो जिन उद्योगपतियों ने, उद्यमियों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है, वो कहीं ना कहीं उनको वो क्षेत्रीय दलों
दुश्मनी का जो भाव है, जो रंजिश का भाव है उनके प्रति, वो उसको शायद तब बचा लेंगे। तो ये वो चाहते थे कि उनके पास, चूंकि आप जानते हैं कि दो एजेंसियां हैं, ईडी और सीबीआई, तो निश्चित तौर पर भाजपा का प्रयास यही था कि वो उस समय उस कार्रवाई करके बचा लेंगे, क्योंकि लेकिन अब ये सारा मामला नाकाम हो गया है और अब किसी के लिए बचना बहुत मुश्किल काम है। अब राजनीतिक दलों के सामने संकट ये है कि जिनको चंदा दिया है, जिन उद्योगपतियों को, उनको बचाएं कैसे, दूसरे दलों से उनको कैसे बचाएं, ये भी उनके सामने भी ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है कि अब वो देखना है। अब देखना यह है कि दोस्तों, अभी तो चूंकि चुनाव का टाइम है, तो राजनीतिक दल सभी लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, अपने अपने कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं और रोड शो वगैरह इस तरह की कार्रवाई जारी है। लेकिन चुनाव के बाद क्या होता है, कौन कौन सा उद्योगपति है जिन्होंने राजनीतिक दलों को चंदा नहीं दिया है या दूसरे दलों की तुलना में कम चंदा दिया है, उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कौन कौन सा राज्य करता है या केंद्र की ईडी और सीबीआई करती है। हालांकि कहा यही जाएगा कि कानून अपना काम कर रहा है, हम बीच में, एजेंसियों के बीच में नहीं पड़ते। राज्यों में जब भी एंटी करप्शन उनका ब्यूरो कोई काम करता है, छापे की कोई कार्रवाई करता है, चाहे वो बदनीति से ही क्यों न करे, इंटेंशनली क्यों नहीं करे किसी भी दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ, तो कहा दलील वो यही देते हैं, सफ़ेद झूठ वो यही बोलते हैं कि एजेंसी अपना काम कर रही है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। जिस तरह से केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी के बारे में शुरू से ही कहती आ रही है, जबकि बिल्कुल क्लियर कट साफ इस बात के इंडिकेशंस होते हैं कि किन दलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और किन को नहीं छेड़ा जा रहा। बिल्कुल भी जो सहयोगी दल हैं, जो सत्ता में शामिल हैं, चाहे वो राज्यों में सत्ता में शामिल हों विपक्षी दलों के साथ, या वो केंद्र में की सत्ता में शामिल हो, तो वो एजेंसियां, राज्य वाली एजेंसियां उन दलों को बचाने में लगी रहती हैं और केंद्रीय एजेंसियां उनको बचाने में लगी रहती हैं जो केंद्र में सत्ता में शामिल हो, बेशक उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत हो या मामले भी दर्ज हों। तो अब दोस्तों देखना ये है कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद इन उद्योगपतियों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कौन कौन सी राज्य की एजेंसी करती हैं और कौन सी केंद्रीय एजेंसी करती हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों को और परिजनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। आपके सामने ऐसी ही विश्लेषण लेके फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।